एसएमई आईपीओस में पैसा लगा करके पैसा डबल हो सकता है। इसमें जनरेशनल वेल्थ बनाना काफी आसान है एंड काफी जल्दी किया जा सकता है, बट ये कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नाइटमेयर साबित हो रहा है। लोगों के घर तक बिक जा रहे हैं। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ट्रेडर पंकज। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एसएमई आईपीओस के अराउंड जो हाइप बनाई जाती है, जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जो चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं अप्लाई करने से पहले, इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप एक बेटर एंड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। एंड वही एग्जैक्ट चीज जानेंगे जिससे आपका जो कैपिटल एक एसएमई स्टॉक के अंदर फंस चुका है क्योंकि वो स्टॉक बिक नहीं पा रहा है, उसके बारे में ही बात करेंगे। ये वीडियो गेम पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पढ़ते हैं सीधा इस वाली वीडियो के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखते हैं, ये सारा कुछ एक मैन्युफैक्चर्ड चीज होती है कि इस नंबर को काफी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड के ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है, इसी वजह से आप एक कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि जो स्टॉक की लिस्टिंग है वो प्रीमियम पे ही हुए। उसके साथ ही ये भी बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो कंपनी काफी अच्छी है या फिर काफी बुरी है। तो इसके बेसिस में तो बिल्कुल भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है। स्क्रूटनाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। जब भी एक आईपीओ आता है, आप उसकी डीआरएचपी खोल करके देखते भी हैं? क्या आपको पता भी है वो कंपनी आईपीओ के पैसे को रेस कर क्यों रही है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव छोड़ो भाई, उस आईपीओ को वो फंड रेस किस तरीके का कर रही है, यानी कि कंपनी फ्रेश इशू कर रही है या फिर अपना ओएफएस लेके आ रही है, वो पैसा कंपनी कहाँ यूटिलाइज करने वाली है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी को लोन देके रखते हैं एंड एट द टाइम ऑफ द इशू जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है वो इसी लोन को रीपे करना होता है। बट ऑब्जेक्टिव में तो उन्हें रीपेमेंट ऑफ लोन्स की तरह दिखाया जाता है, बट जब आप डीआरएचपी को खोल के देखते हैं तो ये जो लोन्स होते हैं ये फ्रॉम प्रमोटर होते हैं। एंड ऐसे कंपनीज या फिर ऐसे इशूज से आपको काफी ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। उसके साथ ही जो एसएमई कैटेगरी की कंपनी होती है ये जनरली ओएफएस लेके तो नहीं आती है, बट अगर एक एसएमई कैटेगरी कंपनी अपना ओएफएस लेके आ रही है तो अगेन ये काफी ज्यादा कंसर्न रेस करता है, क्योंकि वो कंपनी वैसे ही इतनी छोटी है। जिस कंपनी को कैपिटल की जरूरत है तो वो कंपनी अपने ओएफएस को क्यों ही लेके आएगी। लुक फॉर इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। अगर किसी इशू में आप सब्सक्रिप्शन के नंबर्स को देख करके अप्लाई कर रहे हैं, बट आप उसमें देख रहे हैं कि लास्ट डे में भी जब वो आईपीओ क्लोज हो रहा है उस आईपीओ में क्यूआईबीएस ने अप्लाई ही नहीं करा है, या फिर जो एप्लीकेशन के नंबर्स हैं क्यूआईबी वाली कैटेगरी में स्पेसिफिकली वो बहुत कम है। गाइस, ऐसे इश्यूज से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रमोटर्स होते हैं या फिर नॉन रिटेल कैटेगरी में भी इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एट द एंड टाइम वो जो आपकी बिड है वो कैंसिल हो जाती है, बट वो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स में शो होती है, यानी कि अप्लाई करने के लिए पैसा तो ब्लॉक नहीं होगा या फिर पैसा ब्लॉक भी होगा, बट वो एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ द डे रिजेक्ट कराई जा सकती है काफी सारे तरीकों से। बट इसकी वजह से जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स है वो काफी हद तक मैनिपुलेट हो जाते हैं। इस वजह से अनटिल एंड अनलेस उसमें काफी बड़े क्यूआईबीज अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर उसकी जो एंकर बुक पे आपको काफी प्रोमिनेंट प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, ऐसे इशू से आपको बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेट द लीड मैनेजर्स। वेल, अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं एंड आप काफी सारे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तब आपने ये चीज नोट करी होगी, जब भी मैं आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूं, चाहे वो एसएमई कैटेगरी में क्यों ना हो, मैं लीड मैनेजर्स की बात जरूर करता हूं। अब ये इस वजह से है क्योंकि भाई लीड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड से आपको काफी चीजें पता लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो लीड मैनेजर के प्रीवियस इश्यूज को आप देखें एंड उनके जो लिस्टिंग प्रीमियम है उसके साथ ही उसके करंट परफॉर्मेंस को भी आप कंपेयर करें, एंड इससे आपको दो चीजें समझ में आती है। पहली चीज, लीड मैनेजर क्या जो इशू है उसको रीजनेबल वैल्यूएशन में लेके आ पा रहा है, जिस वजह से वो आईपीओ काफी अच्छे गेन में लिस्ट हो पाता है। उसके साथ ही क्या वो कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा खराब तो नहीं थी कि उस लीड मैनेजर ने आईपीओ को सब्सक्राइब तो कर दिया, आईपीओ को अप्लाई तो करवा दिया एंड आईपीओ को अच्छे प्रीमियम में लिस्ट भी करा दिया, बट मार्केट ने उस कंपनी को बिल्कुल भी रिवॉर्ड नहीं करा। एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई किसी भी स्टॉक का प्राइस उसके सप्लाई एंड डिमांड से ही तय होता है, एंड स्टॉक प्राइस को चलाना या फिर गिराना वो मेरे या फिर आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी काफी अच्छी है या फिर उसके रिकॉर्ड्स में कोई हेरफेर ना हो, उसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन अप्लाई नहीं करता है, उसपे कोई भी इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं करता है, जिस वजह से वो स्टॉक प्राइस गिर जाता है। एंड इसी वजह से लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड एंड इसके प्रीवियस इश्यूज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। एंड अगर लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग उसके साथ ही एट द करंट शेयर प्राइस अच्छा नहीं है, गाइस ऐसे इश्यूज में आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ट्रैक द सडन ग्रोथ। अब अगर आप आईपीओ आने से पहले एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी कर रहे हैं एंड उसमें अगर आप ऐसे देखते हैं कि जनरली इश्यूज के 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिखाए जाते हैं, उसमें साथ ही भाई अगर आप आरएचपी को ध्यान से पढ़ते हैं तो 4-5 साल के रिकॉर्ड भी आपको मिल जाते हैं। बट इसमें चीज हमें ये देखनी है कि जो प्रीवियस ईयर्स हैं अगर उससे रिसेंट ईयर्स में जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या फिर एट पार भी। बट अगर आपको इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है कि एट द 2-3 साल पहले तो भाई 20 करोड़ की सेल है, बट अचानक से इशू आने तक उसकी 200 करोड़ की सेल हो गई, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का जंप, या फिर ऐसी ये कंपनी क्या चीज कर रही है, कहीं ये केवल और केवल आईपीओ में अच्छे फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए तो इतना ज्यादा रेवेन्यू में जंप नहीं लाया गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको आपको एनालाइज करना चाहिए एक आईपीओ
आईपीओ आने से पहले। एंड अब भाई ये तो सारे वो चीजें हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले देखनी चाहिए। बट अगर आप एक इशू में फंस चुके हैं, अगर आप एक एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में फंस चुके हैं, यहाँ पे एक मेन एंड सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है, इलिक्विडिटी। इसके आपको बायर्स ही नहीं मिलेंगे, एंड अगर बायर्स मिल रहे होंगे तो कुछ सेलर्स ही नहीं मिलेंगे। या तो स्टॉक अपर सर्किट में लॉक्ड रहेगा या तो स्टॉक लोअर सर्किट में लॉक्ड रहेगा। इसकी नॉर्मल या फिर रेगुलर बेसिस में, या फिर मैं बोलूं जैसे एनएसई बीएसई में जो मेन बोर्ड कैटेगरी में शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, वो गाइस हर सेकंड हर मिनट में ट्रेड होते रहते हैं। बट एसएमई कैटेगरी में क्योंकि लिक्विडिटी इतनी कम होती है, यहाँ पे लॉट साइज में तो पहली बात खेल चलता है, उसके साथ ही भाई यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा ही कम रहते हैं, जिस वजह से आप स्टॉक को सही प्राइस में उसके साथ ही सही टाइम पे बेच नहीं पाते हैं। एंड अगर आपका स्टॉक लोअर सर्किट में लॉक्ड है, इसको किस तरीके से आप बेचना है, इसको इससे किस तरीके से आप निकल सकते हैं। वेल एक ही एंड सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये है, जब भी अगले दिन मार्केट खुले उसके प्री मार्केट आवर्स में या फिर जो प्री मार्केट वाला विंडो होता है उसी में गाइस आपको सेल ऑर्डर को अप्लाई करना है। मैं यही आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि भाई मार्केट ऑर्डर लगा देना, जिस वजह से आपका जो शेयर है वो बिक पाएगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर डालेंगे प्री मार्केट में तो मोस्ट प्रोबेबली भाई वो बिक नहीं पाएगा। उसके साथ ही आपको हमेशा जो आपका शेयर डाउन हो चुका है उसको भाई मार्केट प्राइस के हिसाब से देखना है। आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा एंड उसकी करंट वैल्यू क्या है, कितना पैसा इन्वेस्ट करा एंड कितना लॉस हो गया। भाई जो करंट वैल्यू है वही आपकी रियल वैल्यू है, वही आपके पोर्टफोलियो की एक्चुअल वैल्यू है। आज के डेट में अगर कोई 100 रुपए की चीज खरीदी हुई 20 रुपए की होगी, 80% डाउन हो गया, तो कोई ये नहीं देखेगा कि भाई आपने 100 रुपए में इन्वेस्ट करा तो चलो भाई 80 रुपए दे देते हैं इनको या फिर 90 रुपए दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने तो 100 रुपए में खरीदा था। आपकी आज की वैल्यू 20 रुपए है एंड आपको 20 ही रुपए के हिसाब से आपके शेयर्स बिक पाएंगे। एंड दूसरी चीज भाई, अगर आप टैक्स ब्रैकेट के ऊपर आते हैं, यानी कि आपने अगर अप्रॉक्स 1.25 लाख से ऊपर का प्रॉफिट गेन कर लिया है एक साल में, तो भाई आप सीधा सीधा भाई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करें एंड लॉस को बुक करें। आपको टैक्स देना होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म गेन्स हो, वो आपको उतने ही रुपीज से कम हो जाएगा। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है। तो इस वजह से अगर भाई आपको लॉस हो ही रहा है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड वो लोअर सर्किट में लॉक्ड है, उसको मार्केट प्राइस में ऑर्डर डालो, नेक्स्ट डे प्री मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली वो बिक जाना चाहिए। एंड जो भी लॉस है भाई उसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके आपका वो वाला जो टैक्स का पैसा आपको देना था उतना तो बच जाएगा। एंड इसको भाई आपको यही चीज सोच करके चलनी है कि आपको हमेशा आपके करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो 80% का लॉस हुआ है ना, अगर आपको इसी स्टॉक से इसी चीज को रिकवर करना है तो इस स्टॉक को भाई ऑलमोस्ट 5 गुना होना पड़ेगा ताकि आपका ये 80% लॉस रिकवर हो पाए। बट क्या हमेशा ऐसी चीजें होती हैं? आपने ऐसे कई सारे स्टॉक्स को सुना है जो कि 80% डाउन होने के बाद इतने पे ही रिकवरी पे आ गए? भाई ऐसा बहुत कम होता है एंड बहुत ज्यादा रेयर स्टॉक्स में ही होता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द जनता इसी वजह से पैसा नहीं कमा पाती है। आपको लॉस बुक करना काफी ज्यादा जरूरी है एंड अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो बेटर कंपनीज हैं, बेटर स्टॉक्स हैं, बेटर ओवरऑल बिजनेस मॉडल्स हैं, उनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि ये जो लॉस किया हुआ पैसा है ये भी आप रिकवर कर पाए। 80% से गिरी हुई चीज वापस से भाई उसी लेवल पे पहुंच जाए। 20 रुपए की चीज 100 रुपए पे आ जाए, ऑलमोस्ट 5 गुना से होना पड़ेगा। बट अगर वो चीज ही 40 रुपए में एंड वो काफी अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं, उनके रिपीटेडली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ हो पा रही है, मार्केट शेयर कैप्चर हो पा रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, उसके साथ ही भाई ओवरऑल बेसिस में वो कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल रही है ना, तो भाई लॉस वाले शेयर्स को बेच करके ऐसे कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो लॉस वाला पैसा है वो आपका रिकवर हो पाए। एंड आपको इस वाली उम्मीद को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए कि वही पैसा वही शेयर वापस कमा करके देगा एंड अपने पैसे एंड अपने कैपिटल को भी तभी ग्रो कर पाएंगे। एंड बस गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियो काफी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। देन मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं फाइनेंस विद पंकज। मिलता हूं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।